डॉक्टर अशोक कुमार सर, एक्स एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जेपीसी हॉस्पिटल, दिल्ली। तो मैं सब्जेक्ट पे ही बोलना चाह रहा हूँ आज। तो इसको तब हम ठीक से समझ पाएंगे कि यदि हम देखें अपने इंडिया में, तो जो हमारा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज है, इसमें ज़्यादातर लोग गरीब हैं और शोषित हैं। तो हमारा समाज यदि देख जो है इंडिया में मेनली दो भागों में बटा हुआ है। एक तो शोषित समाज और एक जो शोषण करने वाले हैं, हायर जो अमीर हैं और जो अपने को हायर कास्ट हिंदू कहते हैं। तो अभी तक यदि देखा जाए, जब से हमें देश को आज़ादी मिली है तब से लेके अब तक सत्ता पर ये ही हायर कास्ट जो हिंदू हैं, इन्हीं का कब्जा है लगातार। चाहे पार्टी कोई भी हो, पर कब्जा इन्हीं का है। और उसमें भी मेनली जो है कब्जा है ब्राह्मण का। सबसे ऊपर अभी सब जगह ब्राह्मण समाज के लोग हर जगह बैठे हैं। हर एक पार्टी में देख लीजिए, ऊपर की जितनी भी पोस्ट हैं, सेक्रेटरी लेवल की, चीफ सेक्रेटरी लेवल की, इस पर। और आप देखिए जुडिशरी में करीब जो है सुप्रीम कोर्ट में 90% लोग ब्राह्मण हैं। हाई कोर्ट में भी काफ़ी 80-85% लोग हैं। तो इन लोगों में सारा देश के एडमिनिस्ट्रेशन पे, शासन प्रशासन पे, न्याय व्यवस्था पे, सब पे कब्जा करा हुआ है। तो ये देश को एक हिसाब से समझिए कि यदि हम दो भागों में देखें, एक तो ये शोषण करने वाले लोग और शोषित लोग जो मूल निवासी हैं, जिनको मूल निवासी कहो, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ वाले। तो हम इनको गरीब और अमीर में बांट के चलते हैं। तो फिर देखते हैं कि हमारे ये हेल्थ, जो इंडिया में जितने हेल्थ सिस्टम है, उस पर क्या इफेक्ट है जो करा जा रहा है। तो मैं जैसा कि मैं देख रहा हूँ, पिछले जो 15-20 सालों में जो इंडिया के हेल्थ सिस्टम में चेंज आया है, यदि उसको ध्यान से देखें तो सारा का सारा इस तरह से चेंज करा जा रहा है कि उसमें जो ये अपर कास्ट वाले जो अमीर लोग हैं, इन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाया जा सके। अब उसको मैं अलग अलग तरह से आपको समझाता हूँ। जैसे हेल्थ एजुकेशन में लें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं लगातार। प्राइवेटाइजेशन पे बहुत जोर दिया गया है। बहुत तेज़ी से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। अब ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो हैं, ये या तो बड़े बड़े नेता हैं इनमें और कॉर्पोरेट घरानों ने मिलकर खोले हुए हैं। तो इनमें पहली बात तो ये है कि इन्हें बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेज हैं, उन पे ध्यान देना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। उनकी सर्विसेज को डाउन करा जा रहा है। उसमें देखिए आप टीचर्स को नहीं लिया जा रहा है। डॉक्टर्स की कमी है वहाँ पे, टीचिंग स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, सारी चीज़ों की इक्विपमेंट नहीं है। तो उनका जो है जानबूझ के उन्हें ख़राब करा जा रहा है, जिससे कि ये प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं, इनको बढ़ावा मिल सके। तो ये गरीबों का इलाज होता था गवर्नमेंट वाले ही कॉलेजों में ज़्यादातर। दूसरा देखिए कि ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले हैं, पूरे इंडिया में करीब एमबीबीएस की 1 लाख सीटें हैं। 1 लाख में से रफली 50,000 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है, 50,000 गवर्नमेंट वाले में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, करीब 20 से 25 लाख रुपए पर ईयर फीस है। तो वह कोई भी जो गरीब है जनता है, उसका बच्चा उसमें नहीं पढ़ सकता। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी का कोई भी बच्चा मुश्किल ही है, कोई रेयर केसेस में इतना मालदार होगा जो इतना फीस दे सकेगा। नहीं तो सभी मालदार लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अब ये बच्चे पैसे के बल पे वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। कोई बच्चे ये पढ़ने में बहुत होशियार तो है नहीं, ऑर्डिनरी बच्चे हैं जिनके जो नीट परीक्षा में है वो परसेंटाइल करके यहाँ ले आए हैं
कि आज की डेट में नीट में एंट्रेंस एग्जाम में 20% नंबर वाला भी बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिल जाता है। तो ये जो बच्चे हैं ये पढ़ने में तो होशियार हैं नहीं, ना इनका पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मेडिकल कॉलेज में भी ये ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ना पढ़ पाएंगे, मेडिकल का इतना हार्ड कोर्स है। तो यदि इन बच्चों को फेल किया जाता है मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, यदि इनको फेल करा जाता है तो मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे प्राइवेट वालों के। कौन एडमिशन कराएगा? इतना बच्चे को वो फीस भी दे रहे हैं, वो कहेंगे तुमने क्यों नहीं पढ़ाया, पर पढ़ाएं किसको जब बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहता है। तो हालत ये हो रही है कि इनको ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ज़्यादातर बच्चे बिना प्रॉपर नॉलेज के, सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज के पास होके निकल रहे हैं। तो ये तो उसी वही हालत हो गई कि असली डिग्री और नकली डॉक्टर। मेरे हिसाब से नकली डॉक्टर बनाने की वो ये चल रहा है सारे मेडिकल कॉलेज प्राइवेट वाले। अब ये जो जितने भी बच्चे यहाँ से एमबीबीएस करके निकलते हैं, एमबीबीएस में तो ज़्यादा आता नहीं तो वो कुछ कर नहीं सकते, तो पीजी भी सभी के सभी पीजी भी करते हैं। पीजी में भी वही हाल है कि इनको फेल करें तो मेडिकल कॉलेज उनके बंद हो जाएंगे, तो इनको भी सबको पास कर दिया जाता है। अभी मेरे एक फ्रेंड है, वो मेडिकल कॉलेज में, संतोषी मेडिकल कॉलेज में थे, आई के हेड। तो उनसे बात हुई तो वो कहने लगे, अशोक मुझे तो लगता है कभी कभी तो कैसा ना हो कि मैं बैठे बैठे ही कुर्सी पे बैठे बैठे मुझे हार्ट अटैक हो जाए। मैंने कहा क्या हुआ? क्या अरे जो आई के वो थे, आई के हेड के बच्चे जो पीजी कर रहे हैं वो भी बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते। मैं कहता हूँ भाई थोड़े तो पढ़ लो, कुछ बेसिक तो सीख लो, तो क्या मेरे मुंह पे ही कह जाते हैं कि अरे सर क्या आपको हमें फेल थोड़ा ही करवा दोगे। हाँ, कि इतना मुझे इंसल्ट फील होती है कि मैं कहता हूँ भाई कुछ तो पढ़ लो, एक्सटर्नल आएगा उसे भी तो कुछ जवाब देना है। कह रहे जैसे आप पास करोगे ऐसे ही उनसे करवा देना। तो क्या इतना मेरे को डिप्रेशन हो रहा है कि मैं कैसे काम करूं, अपनी आत्मा को मारना पड़ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वहीं बैठे बैठे ही हार्ट अटैक हो जाए। पर सच्चाई यही है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जो बच्चे करके निकल रहे हैं, अब ये बच्चे आप देखिए इन पे यदि देखोगे तो कितना खर्चा आता है। आजकल खर्चा यदि एक एमबीबीएस बच्चे को एमबीबीएस बनाना तो 1 करोड़ रुपए, और यदि उसको पीजी करनी है मतलब स्पेशलिस्ट बनना है तो और 4-5-6 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा चाहिए। इस पैसे पे यदि हम जो शुरू से पैसे खर्च करा है उस पर बैंक का ब्याज भी लगा लें सिंपल, तो भी करीब ये 10 करोड़ रुपए हो जाता है। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बनने में 10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब उस 10 करोड़ का सोचिए, 10 करोड़ पे 10% के हिसाब से भी ब्याज हो गया 1 करोड़ 1 साल का, करीब 8 लाख रुपए पर मंथ। तो ये इस डॉक्टर को कम से कम 20 लाख रुपए की इनकम तो पर मंथ होनी चाहिए। अब 20 लाख कैसे कमाएगा? 20 लाख तो आसान नहीं है कमाने, नॉलेज तो है नहीं जो प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल जाएगी या कहीं भी वो हो जाएगा। तो ये सब चीटिंग ही करेंगे। तो यहाँ से चीटिंग शुरू हो गई मेडिकल कॉलेज में। और कहाँ ये काम कहाँ कर सकते हैं? काम ये बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ही कर सकते हैं और नहीं कर सकते कहीं। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल फोर्टिस, अपोलो, मैक्स, इन्हीं में काम करेंगे, क्योंकि इनमें पेशेंट से तो इंटरेक्शन ज़्यादा होता नहीं, कौन डॉक्टर आईसीयू में बैठा है कौन नहीं बैठा करके। तो ये हाल देखिए। तो अब ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का आप देखिए, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो खुले हैं मेनली, उनसे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है समाज में। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सारे के ज़्यादातर जो है क्या सारे के सारे महानगरों में खुले हुए हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो डॉक्टर जा नहीं रहे, उनकी कमी हो गई, तो उनको नुकसान हो गया, हमारे लोगों को, गरीब लोगों को। दूसरा
जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट वहाँ से छोड़ के उनमें चले गए। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज की डेट में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बहुत कमी हो गई है। तो ये भी हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए खतरनाक है। और तीसरा, इनकी वजह से जो हमारे छोटे छोटे जो हॉस्पिटल रहे हैं, छोटे छोटे कॉलोनी में खुले होते थे, वो बंद होने के कगार में आ गए हैं। क्योंकि वहाँ की समस्या मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि कैसे दिक्कत आ रही है। और ये जो नकली डॉक्टर जो निकल रहे हैं, अब पता नहीं किसका इलाज इनके जिम्मे आ जाए। तो जो अमीर हैं, ये अमीरों के लिए भी, जान के लिए बड़े खतरा बने हुए हैं। वैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में ले गए, अच्छा खासा मरीज ले गए, मैक्स में या कहीं भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, ठीक ठाक बात करता गया था जी, आईसीयू में एडमिट कर लिया, और सुबह को पता पड़ा वेंटिलेटर पे है मरीज, 2 दिन में डेथ हो गई। तो वहाँ पता नहीं पड़ेगा आपको कि किस वजह से डेथ हो गई, वहाँ कोई केस भी नहीं करेगा। तो ये बहुत ही दुखद सिचुएशन है पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। अब इसमें आता है कि एंट्रेंस एग्जाम जो नीट है, नीट को भी इतनी चालाकी से इस तरह वो करा गया है कि सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही, ज़्यादातर चांस हो के अमीर लोगों के बच्चे ही सेलेक्ट हो पाए। उसमें क्या किया गया है कि अब जो है, पहले होता था स्टेट वाइज एग्ज़ाम होता था, मेडिकल, जितने भी स्टेट के मेडिकल कॉलेज होते थे उनमें स्टेट वाइज एग्ज़ाम होता था। जैसे यूपी के लिए यूपी अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करता था। तो उसमें यूपी बोर्ड में जो कोर्स पढ़ाया जाता है, जैसे मैंने भी पढ़ा, यूपी बोर्ड में एक यूपी बोर्ड चलता है, हर एक एमपी में एमपी बोर्ड चलता है 12th तक। तो जितने भी सरकारी स्कूल हैं अलग अलग स्टेट में, वहाँ के ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में उनका अलग बोर्ड है। तो उसी में, पहले उसी में एग्ज़ाम होता था, बोर्ड अपने ही एग्ज़ाम में लेता था जब स्टेट में होता था। तो बच्चे वहाँ सेलेक्ट हो जाते थे। गरीब लोगों के भी जो प्राइवेट, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, वो बच्चे वहाँ सेलेक्ट हो जाते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, पूरे इंडिया के लिए एक ही वो कर दिया एग्ज़ाम, और वो कर दिया सीबीएसई पैटर्न पे। तो जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में यूपी का या एमपी का या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर गरीब आदमी के बच्चे ही पढ़ते हैं, उनके लिए तो वो टोटली डिफरेंट हो गया सीबीएसई। वो कोर्स उनकी समझ में ही नहीं आता, तो पढ़ाई नहीं है, तो उनके ऑलमोस्ट नील चांसेस हो गए, वो कंपटीशन से बाहर हो गए नीट करते ही। फ़ायदा किसको हुआ? अमीर लोगों के बच्चे को, जो या तो स्टेट में भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में जहाँ सीबीएसई लागू है, सीबीएसई से पढ़ाई लागू है, तो उन्हीं को फ़ायदा होगा। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि ये जो नीट का है, आप सोच के देखिए कि पहले जो पेपर आउट कराना होता था, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, तो उन्हें हर एक स्टेट के लिए अलग अलग पेपर इतने सारे आउट कराने पड़ते थे। अब क्या है, पूरे इंडिया के लिए एक पेपर आउट कराना। अब आसान हो गया, पहले आसान था। आप सोचिए कितना आसान हो गया। और नकल कराना कितना आसान हो गया। वो भर के ले जाते हैं पैसे लेके कुछ और बच्चों को, और इतनी रिमोट एरिया में कहीं भी ऐसी जगह उनके फ़ोन वोन जमा करा देते हैं, और ऐसे ले जाते हैं उनको, बच्चों को 1 या 2 नाइट पूरा दिन पूरा पेपर कराते हैं, ना माँ बाप को ना पता ना किसी को, और सीधा ला के उनको सेंटर पे एग्ज़ाम दिलाने बिठा देते हैं, तो उसका भी पता नहीं लगता किसी को। तो सारा खेल जो है अमीरों के फेवर की है। ये सेंट्रलाइज भी करा है, तो मेरे हिसाब से ये अमीरों के फेवर का है। मैं ले लूँ सर 2 मिनट का, 5-10 मिनट टाइम, 5 मिनट और ले लूँ। हाँ, अब एक आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को देखिए। हेल्थ डिपार्टमेंट में आज डॉक्टर्स पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगा दिया, और उसके साथ साथ समाज में जो लगातार डॉक्टर के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, वो प्रोपेगेंडा क्या फैलाया जा रहा है कि डॉक्टर बहुत लालची हो गए हैं, सब जो है कमीशन खा रहे हैं,
कमीशन की वजह से इतने टेस्ट लिख देते हैं जो ज़रूरत भी नहीं है। कमीशन की वजह से महंगी महंगी दवाई लिख रहे हैं, वो तो लूट रहे हैं। आजकल मानवता तो रही नहीं, डॉक्टर क्या जल्लाद बन गए। ऐसी ऐसी चीज़ें समाज में प्रचारित हो रही हैं डॉक्टरों के अगेंस्ट में। इन चीज़ों के प्रचारित होने से क्या हुआ, डॉक्टर की जो है समाज में जो सम्मान था वो ख़त्म हो गया, लगातार ख़त्म ही होता जा रहा है, और उल्टा डॉक्टर पे विश्वास नहीं रहा। अब ऐसे सिचुएशन में यदि कोई जो छोटे अस्पताल हैं जो कॉलोनियों में खुले हुए हैं, बिग कॉर्पोरेट घराने वालों को तो छोड़ दीजिए, जो छोटे छोटे अस्पताल हैं, नर्सिंग होम हैं, उनमें किसी वजह से किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो पेशेंट की डेथ होते ही वहाँ लोग जो है मरीज के रिश्तेदार मारपीट शुरू कर देते हैं डॉक्टर के साथ, बिना ये सोचे कि डॉक्टर की गलती है या नहीं है, क्यों मरीज मरा, फटाफट डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू करो, उसके अस्पताल में तोड़ फोड़ शुरू कर दो, तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। अब पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देंगे। इसका एक तो तुरंत फायदा मरीज के जो रिश्तेदार हैं, एक तो उनको तुरंत ही फायदा हो जाता है कि जो मरीज का वो जो हॉस्पिटल का बकाया बिल है वो तो एकदम ही छूट गया, उसको तो कोई नाम लेगा ही नहीं देने का पेमेंट। तो डॉक्टर को चाहे कुछ कितना ही बिल बचा हो, वो उसका तो इतना वो अपनी जान ही बचा ले, वही बहुत है। तो इस वजह से इतना नुकसान हो रहा है, इन चीज़ों की वजह से, इनकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बचने के लिए वहाँ एक तो जो नर्सिंग होम्स हैं उनको जो है बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और उसको इंश्योरेंस करा के रखना पड़ता है डॉक्टर को। प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ रहा है। मरीज को टेस्ट भी इसीलिए कराता है डॉक्टर कि मैं कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ना फंस जाऊँ। कुछ मरीज को हो गया तो कि तुमने ये टेस्ट क्यों नहीं कराया था, ये टेस्ट क्यों नहीं कराया था, डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हुई। अच्छे मरीज उसको बढ़िया से बढ़िया वो ट्रीटमेंट देना चाहता है तो लेटेस्ट दवाई लिखेगा ही लिखेगा, तो वो तो महंगी होंगी। और सिक्योरिटी स्टाफ इतना मारधार डॉक्टरों के साथ होने लगी कि सिक्योरिटी स्टाफ रखने पड़ गया। इस सब से खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो इलाज का खर्चा है, जहाँ जो गरीब आदमी इलाज करा लेता था सस्ते में, वो भी काफ़ी महंगा हो गया। और इसकी वजह से मरीजों को एक और भी उल्टा बहुत नुकसान हुआ है कि कोई भी डॉक्टर, पहले क्या था कि ज़्यादातर आप देखोगे डॉक्टर जो होता था, मालिक जो होता था नर्सिंग होम का या हॉस्पिटल का, वो वहीं रहता था, हॉस्पिटल बिल्डिंग में ही परिवार के साथ एक मंजिल पर रहता था। वो कोई इमरजेंसी आई तुरंत उतर के नीचे आ गया। अब कोई डॉक्टर रहने को तैयार नहीं है उसमें, क्योंकि यदि रहेगा तो कौन अपनी जान खतरे में डालेगा। आप देखिए अब कोई जो डॉक्टर रह रहा हो वहाँ है। दूसरी बात ये कि जरा सा भी मरीज को उसे लगा कि मरीज सीरियस है और कहीं कुछ डेथ वेथ ना हो जाए, चाहे वो मैनेज कर सकता है, पर जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता 1% भी, तुरंत रेफर ऊपर जाओ भाई, बड़े अस्पताल ले जाओ। तो वहाँ भी मरीज को नुकसान ही है जब अच्छा खासा पेमेंट करेगा। तीसरा सबसे बड़ा जो है अमीर गरीब सबके लिए इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से जो सबको नुकसान हुआ है कि आज की डेट में कोई यदि ऐसा मरीज आ जाता है छोटे अस्पताल में जो बहुत सीरियस है, जो आगे अगले जो बड़े अस्पताल में जहाँ उसका इलाज होना है वहाँ तक जाने में डॉक्टर को पता है कि वहाँ तक जाने में वो मर जाएगा रास्ते में, फिर भी, और यदि वो डॉक्टर वहाँ पे उसको यदि ट्रीटमेंट दे दे, प्राइमरी केयर ट्रीटमेंट दे दे, तो वो इतना हो जाएगा कि बड़े अस्पताल जाने लायक हो जाएगा। पर उसमें 10% चांस ये है कि कहीं वो मरीज वहीं ना मर जाए। 90% चांस में तो वो पहुँच जाएगा, पर इस 10% की वजह से वो मरीज को लेता नहीं, चाहे पता है उसे रास्ते में मर जाएगा। क्योंकि यदि मरीज उसके यहाँ डेथ हो गई तो फिर वही
अस्पताल में तोड़ फोड़, डॉक्टर की पिटाई और पुलिस में केस, इन सब झंझटों से बचने के लिए तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और डॉक्टर्स के खिलाफ जो चीज़ें भड़काई जा रही हैं, इनसे मरीज को, जान को, बहुत लोगों की तो डेथ इसी की वजह से हो जा रही है जो बच सकते थे। अब दवाई को लेके, दवाई पे कमीशन को लेके बहुत डॉक्टर्स को भड़काया जाता है, वो कराया जाता है। डॉक्टर्स कमीशन खा रहे हैं, दवाई कमीशन के बेसिस पे दवाई कंपनियों से जो है, दवाई कंपनियां इन्हें फॉरेन टूर करा रही हैं। मैंने देखा एक दो तो मोदी जी ने भी एक दो जगह कहा है, और संबित पात्रा का भी स्टेटमेंट है कहीं, मैंने सुना कि वो भी कह रहे हैं। तो सरकार ही ऐसे कह रही है, पर सरकार ये नहीं देखती कि यदि आप देखो, अभी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले हैं, जेनेरिक दवाई के केंद्र खोले गए हैं, उसमें दवाई जो है 70 से 80% कम रेट पे मिल रही है। साल्ट वही है। जब साल्ट इतना सस्ता है तो भाई जो ब्रांडेड कंपनियां बना रही हैं, ब्रांडेड दवाई बना रही हैं, साल्ट तो वही है, तो इतना खर्चा कैसे बढ़ जाता है उनका कि 70 से 80%, 10 रुपए की दवाई 100 रुपए की हो गई। गवर्नमेंट उस पर क्यों नहीं कंट्रोल लगाती? डॉक्टर को गाली देते हैं, भाई उस पर कंट्रोल होना चाहिए। उनके रेट इतने ज़्यादा क्यों हैं? वो इतना मार्जिन कैसे खा रहे हैं कंपनी? हाँ, मैं वो आ गया। और दूसरा है लैब टेस्ट है। लैब टेस्ट में जो आप देखिए, जो बड़े बड़े लैब टेस्ट भी हैं, लाल पैथोलॉजी और रेनबैक्सी, ये सभी, इनमें जो CGHS के एम्प्लॉई हैं, CGHS ने रेट फिक्स कर रखे 50% है नॉर्मल उनके रेट से, तो वो 50% में भी कुछ बचा ही रहे हैं। और हमारे यहाँ एक होप लैब चल रही है, वो भी NABH एक्रीडेटेड है, वो सभी का 50% में कर रही है, चाहे CGHS पे पैनल में भी है और बाकी का भी। तो भाई और क्यों नहीं कर सकते? वो इतने ज़्यादा क्यों चार्ज कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए, डॉक्टरों को वो गाली देने से पहले। अब अंत में ये आया कि इसकी रेमेडी क्या है। रेमेडी भी पूछी गई है। तो ये सोचिए भाई, ये सरकार ऐसा कर क्यों रही है? क्या सरकार को मालूम नहीं है? सरकार को मालूम है, सरकार जानबूझ के कर रही है ऐसा। सरकार नहीं चाहती कि जो ये गरीब जनता है ये ऊपर उठ के आए। उनको तो यदि आप वर्ण व्यवस्था में देखो तो ब्राह्मण शूद्र को तो जो है आदमी नहीं समझता। उसके हिसाब से तो ब्राह्मण तो इस दुनिया में बिल्कुल भगवान का अवतार है। तो ब्राह्मण के घर जो पैदा होता है वो तो सोचता है मैं तो भगवान का अवतार हूँ। और शूद्र वगैरह ये तो जो है बिल्कुल नीच लोग हैं। तो इनको वो अपने बराबर आने को कैसे देगा? कभी नहीं आने देगा। तो इसीलिए सारी वो चीज, ऐसा नहीं है कि हेल्थ में ही करी जा रही हैं, पूरे इंडिया में सारे सिस्टम्स ऐसे करे जा रहे हैं कि गरीब जो है, गरीबों में ज़्यादातर यही है, SC ST OBC शूद्र ही हैं। 85% तो जनता हिंदू धर्म में शूद्र है। तो ये ऊपर ना उठे, सारा सिस्टम इस तरह से चेंज करा जा रहा है। जैसे एजुकेशन सिस्टम इस तरह का कर दिया, 12th तक इतना टफ कर दिया है कोर्स के गरीब आदमी का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए जा रहे हैं धीरे धीरे, बिना वो करे। अभी ये 10 साल से तो ये चल रहा था कि पास कर दो, 8वीं तक सबको पास कर दो, चाहे कुछ जाने या ना जाने। तो वो 10वीं तक पास कर गए ऐसे ही। बच्चे को कुछ आता नहीं है, 10वीं 12वीं करे बैठा है। 30 साल हो गए, नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। अरे उसे आते ही कुछ नहीं तो नौकरी की क्या तैयारी करेगा? सब बैठे खाली बर्बाद हो रहे हैं। और टेंशन के लिए जो है उनके लिए दारू की दुकान खोल दी गांव गांव में सरकार ने। तो सारी जो है सिस्टम ही इस तरह से चेंज करा जा रहा है। और भी है डिटेल में, पर मेरे पास चिट आ गई है कि उसके लिए। तो इसका ये उपाय है कि भाई देखिए, हमें सबको जो है सत्ता हथियाने के लिए ट्राई करना चाहिए।
सत्ता ही एक ऐसी चीज है, बाबा साहब भी कह गए कि सारी पावर वही है। तो उसमें जो समाज में भड़काया जा रहा है, समाज में जब से हमने वो संभाला है हम सुनते आए हैं, भाई राजनीति बहुत गंदी चीज है, राजनीति बहुत गंदी चीज है, इसमें ईमानदार आदमी का कोई काम नहीं। इस तरह कह कह के सच्चे और ईमानदारों को तो कर दिया बाहर, और वहां कौन बैठ गए तुम्हें मालूम ही है, सबसे बड़े क्रिमिनल लोग वहीं बैठे हैं। तो जब हैं ही वो ऐसे, तो उनसे क्या देश के अच्छे की क्या उम्मीद करोगे। तो इसलिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो ईमानदार हैं, अच्छे हैं, सच्चे और सभी पढ़े लिखे लोगों को वहाँ राजनीति में भी जाना चाहिए। राजनीति में इंटरेस्ट लीजिए और राजनीति में भी जाइए। वही एक रास्ता है, जब सत्ता हमारे पास आ जाएगी तो हम अपने हिसाब से उसको बदल लेंगे। दूसरी एक चीज़ अभी जो हम लोग सभी कर सकते हैं, अभी भी आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, कि हमें जैसे ब्राह्मण ने हमें शूद्र बना दिया, अति शूद्र बना दिया, अनटचेबल बना दिया, हमें निकाल दिया समाज से, ऐसे ही हम ब्राह्मण को भी शूद्र क्यों ना बना दें। हम आज से ही ब्राह्मण का बाइकाट क्यों ना कर दें। भाई आप ब्राह्मण से कुछ काम मत कराइए, मंदिर मत जाइए, अपने जाना ही है, किसी को पूजा करनी है तो घर में ही कर लो, वैसे तो जरूरत है नहीं पूजा की, बाबा साहब ने तो मना करा था। आप उसको मंदिर मत जाइए, वहाँ चढ़ावा मत चढ़ाइए, घर पे किसी भी काम के लिए उसको मत बुलाइए कि बच्चे का जन्मदिन है या बेटे की शादी है या कुछ है, कोई भी संस्कार उससे मत कराइए, उसकी इनकम खत्म। और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण किसी भी पार्टी का खड़ा हो, हम उसे वोट नहीं देंगे, इतना तो हम आसानी से कर ही सकते हैं। जब उसने ब्राह्मण ने तुम्हें बाइकाट कर रखा, तुम उन्हें बाइकाट करो। बस इसी के साथ मैं चाहूँगा कि इंपा का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और सब धन्यवाद सभी का।